Hello friends, so I am back with my new lecture, that is the security issues, which is your GS paper third. One of the topic is security issues, related security issues in India. So in this topic or lecture I am going to discuss the police reforms and what are the purpose of police reforms and what is the current status of police reforms in India. अभी आप ये जान लीजिए कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये पुलिस रिफॉर्म्स हमारे देश में बहुत टाइम से पेंडिंग है और जिस हिसाब से आप पुलिस एट्रोसिटीज़ देखते हैं, अनफ्रेंडली पुलिस, करप्टेड पुलिस, आप रोड पे भी देखते हैं, आप अपने आसपास देखते हैं कि पुलिस इतने सारे कंसर्न्स हैं पुलिस को लेकर. उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है पुलिस का वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है उसमें भी आप देख रहे हैं कितने लूप होल्स हैं. कस्टोडियन डेथ्स हो जाती हैं. कस्टोडियन डेथ्स मतलब जो उनकी कस्टडी में ही लोग मर जाते हैं. उसके अलावा रेप्स, असॉल्ट्स हमारे समाज में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाती, इतने मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में एक बहुत ही रिनाउंड एक्टर का मर्डर हुआ था, आप जानते ही हैं, जून में, जिसकी अभी जिसके ऊपर बहुत सीबीआई बैठी हुई है और इन्वेस्टिगेट कर रही है. तो आप जानते ही हैं कि मुंबई पुलिस का रोल कितना वहाँ पे चिंताजनक रहा है. और मुंबई पुलिस 174 CRPC में इंक्वेस्ट ही करती रही, जबकि एक FIR तक नहीं की गई. इसके अलावा जो हमारे दुबे जी थे कानपुर वाले, जिनका इनकाउंटर किया गया, तो 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, आप जानते हैं. उससे पहले फिर ये दुबे जी का बाद में इनकाउंटर कर दिया गया. 8 दिन तक वो पुलिस से छुपे रहे और उसके बाद उनका जब वो पकड़े गए तो अगले दिन ही उनका इनकाउंटर कर दिया गया मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में. तो ये जो इनकाउंटर किलिंग्स हो जाती हैं जिसका कोई पता ही नहीं हो पाता कि क्या हो गया. इसके अलावा जो 8-8, 9-9 पुलिस वाले मार दिए गए गुंडों द्वारा. तो क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे पुलिस में, और जो ये कल्यूजन हो जाता है पुलिस में, पॉलिटिशियंस में और बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड माफिया जिनको बोला जाता है, जो कल्यूजन हो जाता है. तो देखा जाए तो समाज में आप देखते हैं रोड साइड पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और उगाही करते रहते हैं. तो इतने सारे जो इश्यूज पुलिस में हम समाज में देखते हैं, जबकि एक बहुत इम्पोर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑफ आवर सोसाइटी. और हमारा सिस्टम ना, इसको स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि देश में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो सब तरफ केओस हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो ऑर्गन है स्टेट का, ये एफिशिएंटली और प्रॉपरली, एफिशिएंटली, अकाउंटेबिलिटी के साथ और बिना किसी झिझक के, डर के, बिना किसी करप्शन के फंक्शन करे हमारे समाज में. बट ये नहीं हो रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस रिफॉर्म्स जो पेंडिंग हमारे देश में, मैं कहूँगा सीन्स टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ही बिल्कुल हमारे देश में हुए नहीं हैं और ये पेंडिंग है. इसके बावजूद इसके कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स कि ये पुलिस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएं. इसके बावजूद पुलिस रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और पुलिस अभी भी उसी प्रॉब्लम का शिकार है. वही जो इश्यूज पुलिस में पहले थे वही अभी भी प्रेजेंट हैं. तो इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सब लोगों से रिलेटेड है. ये हमसे रिलेटेड है, आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी से रिलेटेड है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस रिफॉर्म्स अर्जेंटली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है क्योंकि जो पुलिस है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, बट स्टेट गवर्नमेंट शुड डू इट as soon as possible, as soon as possible. It should be done on urgent basis, on emergency basis. तो इसकी हम आज बात कर रहे हैं. सो
यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है हमारे देश में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको याद रहना रहे, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख लीजिए बहुत सारी कमिटीज़ कमीशंस बने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो पुलिस सिस्टम आप जानते हैं कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब जो कॉलोनियल से चला आ रहा है पुलिस रूल्स, वही एक्ट्स के हिसाब से अभी भी हमारी पुलिस गवर्न हो रही है। द फर्स्ट पुलिस कमीशन वॉज सेटअप इन 1857। 1857 में पहला पुलिस कमीशन की स्थापना हुई थी, सून आफ्टर द म्यूटिनी के बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, जो 1857 की म्यूटिनी हुई थी। फर्स्ट इंडियन पुलिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1861। 1861 में पहला पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ था 1861 में, और इसी के ऊपर ही अभी भी हमारे देश में जो भी स्टेट पुलिस है, जितने भी अलग अलग राज्यों में अपने एक्ट्स हैं उनके, और वो 1861 पुलिस एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सम स्टेट्स कम आउट विद देयर ओन पुलिस एक्ट्स, फॉर एग्जांपल बॉम्बे पुलिस एक्ट, केरला पुलिस एक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट, लेकिन ये लार्जली बेस्ड हैं जो 1861 पुलिस एक्ट था उसके ऊपर ही बेस्ड है। नेशनल पुलिस कमेटी 1978 वाज द फर्स्ट कमीशन एट द नेशनल लेवल आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये स्थापना हुई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। इट हैड ए ब्रॉड टर्म्स ऑफ रेफरेंस कवरिंग द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रोल, फंक्शनलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलेशन विद द पब्लिक, ये सब मोटे मोटे इसको रेफरेंस दिए गए थे कि इनके ऊपर आपको रिकमेंडेशंस देनी है कि इनके ऊपर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इट प्रोड्यूस 8 रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग मॉडल पुलिस एक्ट बिटवीन 1979 टू 1981। तो उसने 8 रिपोर्ट्स दी थी, बट मेजोरिटी ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिस कमेटी, जो ये नेशनल कमीशन ऑफ पुलिस, नेशनल पुलिस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, दे हैव रिमेन लार्जली अनइम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट नहीं हुई हो। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ए पुलिस लॉ दैट अडॉप्ट्स और रिफ्लेक्ट्स द बेसिक आइडियाज ऑफ 1861, जैसे मैंने बोला। प्रेजेंटली पुलिस लॉज आर बेस्ड ऑन पुलिस एक्ट 1861। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन मॉडल पुलिस एक्ट 2006 बेस्ड ऑन पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2005। तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक ये ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई थी, तो इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी 2006 में प्रकाश सिंह वाले केस में, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्शन दी थी। और ये जो ये पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक मॉडल पुलिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन के लिए बनाया था। ये जस्ट एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि पुलिस, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये कानून नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो इसलिए एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाया था कि आप, और बोला था स्टेट्स को कि आप इसके आधार पे अपने अपने एक्ट्स को मॉडिफाई रिफॉर्म कर लीजिए। इसके ऊपर कुछ स्टेट्स ने रिफॉर्म किया भी था, बट आप जानते हैं, मान लीजिए आप, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि एक कमीशन की स्थापना करें जो कि इंडिपेंडेंट, अब इन्होंने स्थापना तो कर दी कमीशन की, लेकिन उसको जो है पावर ही नहीं दी, या उसके पास इन्होंने जो है रिसोर्स ही नहीं दिया, ह्यूमन रिसोर्स ही प्रॉपर्ली नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत पुअर है, या जितनी पावर देनी चाहिए थी वो नहीं दी। तो बेसिकली उसको टूथलेस ऑर्गेनाइजेशंस को रिफॉर्म्स करने की कोशिश जरूरी, बट वो टूथलेस हुए तो वो लार्जली किसी काम के नहीं रहे। तो देखा जाए तो मोरो अगर आप कहेंगे तो 1861 के हिसाब से अभी भी हमारे यहाँ पुलिस एक्ट्स बने हुए हैं हमारे स्टेट्स में, और उसी के हिसाब से पुलिस गवर्न हो रही है। तो सच इज़ दी डायलेमा, और दैट इज़ दी प्रॉब्लम कि ये जो पुलिस है हमारे यहाँ, ये कॉलोनियल माइंडसेट की पुलिस है, उसी टाइप की लॉज बने हुए हैं, उसी टाइम के जो है, इवन आप जानते हैं CRPC, IPC सब ये उसके टाइम पे ही बने हैं। IPC आप जानते हैं, दैट इज 18, और इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये सब कॉलोनियल के टाइम पे बने हैं, जो कि अमेंडमेंट चाहते हैं आप, जिन पे अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी पुलिस अभी भी कॉलोनियल टाइम्स में जो एक होती थी ना, क्योंकि पुलिस को उस टाइम यूज पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नहीं यूज किया जाता था, पब्लिक की आवाज को दबाने के लिए यूज किया जाता था। तो उसी माइंडसेट की पुलिस अभी भी हमारे देश में है, क्योंकि उसी टाइम के जो एक्ट्स हैं वो हमारे देश में अभी भी चल रहे हैं। आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक स्लाइड बनाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस।
enforcing the law impartially and protecting life, liberty and human rights, preserving public order and preventing terrorist, militant and other activities affecting internal security. Public order प्रिजर्व करना है, कानून की स्थापना करनी है, लाइफ लिबर्टी प्रोटेक्ट करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम करना है, नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स में हेल्प प्रोवाइड करनी है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब लोग जानते हैं। आगे नाउ इश्यूज़ क्या हैं, मतलब मैंने मोटे मोटे इश्यूज़ की अभी बात ऑलरेडी कर ली है, लेकिन एक एक पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट हम पकड़ते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जो मैंने अभी पीछे बात की, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की तरफ होनी चाहिए, है ना, पब्लिक के लिए ही तो है ना सेफ्टी सिक्योरिटी, बट अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। द पुलिस डज नॉट हैव फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी while remaining under the supervision of political executive, less police accountability। सो आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस के पास है, बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट हैव। तो बेसिकली क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शनल उनको असाइन की गई हैं पुलिस करती जरूर है, बट वो जो है इम्पार्शली नहीं करती और फ्रीडम के साथ नहीं करती और अनकरप्टेडली नहीं करती, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेस, बहुत कम पुलिस अकाउंटेबिलिटी है, जो कि पब्लिक की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जानते हैं कि थाने में FIR दर्ज कराने जाओ तो FIR ही दर्ज नहीं होती आसानी से, और अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती उसके ऊपर, FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, 6-6 महीने लग जाते हैं। अगर आप उसको FIR के ऊपर अगर प्रेशर ना जाए अगर पुलिस के ऊपर, तो पुलिस FIR के ऊपर कोई काम नहीं करती, मैं आपको बता दूं इस देश में ये प्रॉब्लम है। एक्सेस कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल है। पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पुलिस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट कंडीशन, प्रॉपर नहीं है, कंडीशन होना चाहिए, यानी ये एक कंडीशन लेवल पे होना चाहिए, एक्सेस में नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट केप्ट विद इन इट्स लेजिटिमेट लिमिट, लिमिट में नहीं है। आउटडेटेड CRPC, जो मैंने बात की IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, विच आर ऑफ कॉलोनियल टाइम्स, उसके टाइम के आउटडेटेड हैं ये। इसके अलावा इसके बारे में किसी एक नया एक लेक्चर बनाऊंगा मैं कि क्या प्रोविजन ऐसे हैं जो आउटडेटेड है, जिनको बदलने की जरूरत है। मोटे मोटे हम पढ़ेंगे तो, लेकिन आप जान लीजिए आउटडेटेड है। इंडियन पीनल कोड 1860, CRPC 1873, इंडियन एविडेंस एक्ट भी कॉलोनियल टाइम का है। पुलिस अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 3%, ओनली 3% गवर्नमेंट स्पेंड करती है पुलिस में, समझ रहे हैं? जो गवर्नमेंट का बजट है ना उसका केवल 3% केवल पुलिस में स्पेंड होता है, जो कि बहुत कम है। बजट और जितना भी होता है वो भी अंडर यूटिलाइज, वो भी यूटिलाइज पूरा नहीं होता। ओवरबर्डन, पुलिस फोर्स ओवरबर्डन है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, पुलिस कम पुलिस फोर्स है। कैसे ओवरबर्डन है? सैंक्शन पुलिस फोर्स जो है 181 सैंक्शन है, लेकिन एक्चुअल 7, आप समझ लीजिए 1 लाख लोगों के ऊपर, 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ पीपल के ऊपर 181 होना चाहिए, 137 है। UN रिकमेंड करता है 222 होना चाहिए। ओल्ड वेपनरी प्रॉपरली नहीं है। आप जानते हैं विकास दुबे को मारने गए तो वेपनरी जो है ना वो AK-47 लेके और बड़े बड़े हथियार लेके बैठे थे, ये जो है राइफल लेके चले गए, 8-9 पुलिसकर्मी वहां पे शहीद हो गए। तो वेपनरी बहुत लिमिटेड है, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है। कोऑर्डिनेशन पुलिस और पब्लिक के बीच में बहुत खराब है। आप जानते हैं पब्लिक कितना घबराती है पुलिस से, उनको करप्शन लगता है कि दे आर करप्टेड, दे आर पार्शियल, दे आर मतलब वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर प्रेशर में आके काम करते हैं, पब्लिक की सुनते नहीं है। तो द रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड द पुलिस इज वेरी वेरी वेरी। तो ये बहुत बड़े सारे इश्यूज है, मोटे मोटे मैंने इश्यूज की बात की है, ये एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं आराम से। नाउ क्या रिफॉर्म्स चाहिए पुलिस में? हम रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं ना, प्रॉब्लम सबको पता है क्योंकि पुलिस से सबका पाला पड़ता है, बट रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए इसकी बात हम करते हैं। अब अगर आप रिफॉर्म्स की बात करें तो नीति आयोग ने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। नीति आयोग ने 2006 में नीति आयोग बने 2014 में, तो नीति आयोग ने 2016 में कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। वो क्या रिफॉर्म्स हैं? स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, स्टेट लेवल पे क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? लेजिस्लेटिव यानी कि मतलब लेजिस्लेशन में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? स्टेट शुड बी एनकरेज विद फिस्कल इंसेंटिव्स टू इंट्रोड्यूस दी मॉडल पुलिस एक्ट 2015, जो 2015 में भी एक पुलिस ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी, और इसके रिकमेंडेशन के आधार पे एक मॉडल पुलिस एक्ट 2015 गवर्नमेंट लेकर आई कि भाई सब स्टेट्स के हिसाब से अपना एक्ट मॉडिफाई कर लें।
तो स्टेट्स को हमें एंकरेज करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट एंकरेज करे, यूनियन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे, फिजिकल इंसेंटिव्स टू इंट्रोड्यूस द मॉडल पुलिस एक्ट 2015 एज इट मॉडर्नाइजेज द मैंडेट ऑफ द पुलिस। ये मैंडेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना पुलिस की, और जो फंक्शन ऑफ द पुलिस है उसको मॉडर्नाइज कर रही है। मॉडर्नाइज क्या कर रही है वो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स, इसके अलावा क्या रिफॉर्म्स नीति आयोग ने सजेस्ट किए, एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए और ऑपरेशनल जो उनके ऑपरेशन है उसमें होने चाहिए। क्या? ए टास्क फोर्स मस्ट बी क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कोर फंक्शंस दैट कैन बी आउटसोर्स टू सेव ऑन मैन पावर एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द पुलिस। तो ये कह रहा है कि कुछ नॉन कोर फंक्शंस है पुलिस के, वो आउटसोर्स होने चाहिए टू प्राइवेट एजेंसीज और टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ऐसे नॉन कोर फंक्शंस क्या है, हम मैंने अगली स्लाइड में बात की है, बट यहाँ पे मैं जस्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी के यहाँ एनक्रोचमेंट किसी ने कर दिया तो पुलिस आती है ना, एनक्रोचमेंट हटाने, जो अतिक्रमण होता है वो पुलिस का काम नहीं है, अभी तो है, लेकिन आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी पासपोर्ट बनवाते हैं, तो आपके यहाँ आते हैं ना पुलिस वाले इंक्वायरी करने, तो पुलिस का काम नहीं होना चाहिए, ये आउटसोर्स करना चाहिए दूसरी एजेंसी को। तो ऐसे बहुत सारे नॉन कोर फंक्शंस हैं पुलिस के जो कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं। फंक्शन सच एज सर्विंग कोर्ट सम्मन्स एंड, ठीक है ना, जैसे मैंने यही है कोर्ट सम्मन्स, जो कोर्ट सम्मन जो कोर्ट सम्मन, कोर्ट का जो सम्मन आता है तो पुलिस जाती है वहाँ पे हियरिंग के लिए, तो पुलिस आउटसोर्स कर दे उसको। एंड एड्रेसेस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट, जो वेरिफिकेशन कैन बी आउटसोर्स टू प्राइवेट एजेंट्स। द स्टेट शुड बी एनकरेज टू एंश्योर that the representation of women, obviously बढ़नी चाहिए representation of women. State should launch a India should launch a common nationwide contact for attending to urgent security needs of the citizen. So इंडिया को कुछ लॉन्च करना चाहिए कॉमन नेशन वाइड कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कोई एक ऐसा कॉमन नंबर आपको शेयर करना चाहिए जहाँ पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया वहाँ पे कॉल कर पाए और वहाँ पे अपनी परेशानी जो भी अर्जेंट सिक्योरिटी नीड है उसको एड्रेस हो पाए। वहाँ से कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और उसके ऑब्वियसली मल्टीपल लाइंस होनी चाहिए कि वो बिजी ना आए। ऑब्वियसली ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर पूरे देश में एक कॉमन शेयर होना चाहिए। नीति आयोग आल्सो सजेस्ट मूविंग पुलिस एज वेल एज पब्लिक ऑर्डर। नीति आयोग ने आज सजेस्ट किया कि पुलिस को और पब्लिक ऑर्डर को कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए टू टैकल इंक्रीजिंग इंटरस्टेट क्राइम एंड टेररिज्म अंडर ए यूनिफाइड फ्रेमवर्क। अभी स्टेट लिस्ट में है बट कॉन्करेंट में डालो ताकि यूनियन गवर्नमेंट भी इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाए। ये नीति आयोग ने सजेस्ट किए। अब जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप नीति आयोग के कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट आप अपने रिकमेंडेशन दीजिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बात की है 2006 में प्रकाश सिंह वाले केस में। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस आपको देने चाहिए कि ये सब होना चाहिए ताकि पुलिस जो है अब क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। हम जैसे नीति आयोग ने बात की, हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। फंक्शनल ऑटोनॉमी, फंक्शनल जो मैंने अभी बोला कि फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट ऑटोनॉमी नहीं है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ऑटोनॉमी मतलब कि वो अभी प्रेशर में आके काम करते हैं क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके प्रेशर में आके काम करते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसलिए प्रेशर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में पुलिस इसलिए की गई थी क्योंकि पुलिस के पास बहुत पावर्स दी गई हैं, तो ताकि पुलिस जो है ना, मतलब आप समझ लीजिए इनडिसिप्लिन ना हो जाए, या पुलिस जो है एक ऑटोक्रेटिक नेचर वाली पुलिस ना हो जाए, एक डेमोक्रेटिक पुलिस होनी चाहिए। तो उसके लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में से दिया गया था। बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से पुलिस को यूज करने लग गए। जिस केस में प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको बचाना चाहते हैं बचा सकते हैं, इजीली जो है केस के एविडेंस से नष्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रेशर डाला गया पुलिस के ऊपर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो डालती है नॉर्मली केसेस में, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो डालती है, इसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो है जो बेकार कर दिए गए या फिर उनके ऊपर जो कल्प्रिट्स हैं वो छूट गए। तो फंक्शन ऑटोनॉमी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? तो ये क्या कह रहे हैं, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रूटीन पुलिसिंग। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है पुलिस का, दैट इज इन्वेस्टिगेशन स्टाफ शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर स्टाफ। ये एक अलग अलग विंग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर विंग अलग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेटिंग विंग अलग होनी चाहिए। ये एक पुलिस की विंग्स होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए साथ में, द लॉ एंड ऑर्डर विंग शैल बी अंडर द पुलिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लॉ एंड ऑर्डर विंग तो आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में कर सकते हैं। While the crime and investigation wing shall be under an independent statutory police authority. Independent
अथॉरिटी के अंडर में, और स्टैट्यूटरी मतलब कानून जो है पार्लियामेंट पास करे, पार्लियामेंट कोई कानून की पास करे और स्टैट्यूटरी बनाए। अगर कॉन्करेंट, सबसे पहले तो कॉन्करेंट लिस्ट में डालो, और कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाए इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी पुलिस अथॉरिटी, इंडिपेंडेंटली सेंट्रल में होनी चाहिए। अगर कॉन्करेंट में नहीं डालते हो तो सेंट्रल में इंडिपेंडेंट क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग, सेंट्रल में स्टैट्यूटरी होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने विधानसभाओं में ये स्टैट्यूटरी पुलिस अथॉरिटीज़ की स्थापना करें जो कि इंडिपेंडेंट होगी। स्टैट्यूटरी मतलब जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में पास हो, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापना ना हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे, आपके जो है आपकी मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, जैसे अभी CBI DOPT के लिए अकाउंटेबल है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा इसकी स्थापना करेंगे तो ये पार्लियामेंट के लिए में अकाउंटेबल होंगे, ये DOPT या किसी मिनिस्ट्री या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के उसमें अकाउंटेबल नहीं होंगे। So the only truly effective solution will be to create a statutory independent police commission along the lines of जैसे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट हम कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए पुलिस कमीशन टू सुपरवाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। The police are responsible for public order as well as crime detection. Public order issues are often political and must necessarily be under the Home Minister. जो मैंने बोला कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में पब्लिक ऑर्डर आप डाल सकते हैं, बट देन देयर शुड बी नथिंग पॉलिटिकल इन क्राइम डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन, एंड सो द एजेंसी इन चार्ज ऑफ दिस मस्ट नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मिनिस्टर। मिनिस्टर के अंडर में नहीं है। क्या कह रहे हैं? वी नीड एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल पुलिस कमीशन इन न्यू दिल्ली, जो सेंट्रल में इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन होना चाहिए, द इक्विवेलेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट CBI। जैसे इंडिपेंडेंट CBI की हम बात करते हैं। आइडियली वी शुड ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट स्टेट पुलिस कमीशन इन एवरी स्टेट। जैसे सेंट्रल पुलिस कमीशन है, स्टेट पुलिस कमीशन होने चाहिए इसी तरीके से हर स्टेट में, जो कि इंडिपेंडेंट हो। That will end political interference. The election commission members are appointed by the government, yet it is truly independent because it has statutory status. Without that protection, it could be subverted. तो ये प्रोटेक्शन आपको देना पड़ेगा कि स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटीज की स्थापना करें आप, और उसके अंडर में क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द पुलिस शुड वर्क अंडर ड्यूटी, जिसके कारण वो फंक्शनल ऑटोनॉमी आप इंश्योर कर सकते हैं। नाउ एनकरेजिंग पुलिस प्रोफेशनलिज्म। अब जैसे मैंने बात की थी कि फंक्शनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कि भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर विंग अलग जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, और क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग एक नेशनल पुलिस कमीशन या स्टेट पुलिस कमीशन के अंडर में हो। ठीक है, अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो। लेकिन हम एक यूनिफाइड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि सर्विस कंडीशन, जो भी ट्रांसफर वगैरह होना है, प्रमोशन होना है, वो डिफाइन करे इनके, वो यूनिफाइड होगा। ठीक है ना, ये दोनों वो स्टैट्यूटरी होगा, और वो दोनों के चाहे कोई सी भी विंग हो, दोनों के पुलिस ये प्रमोशन वगैरह पोस्टिंग वगैरह डिफाइन करेगा और एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी हो हम जो बात कर रहे हैं, और उनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 साल का तो टेन्योर वहाँ पे जो भी ऑपरेशनल ड्यूटी में है, जो भी SHO है, SP है, SSP हैं, जो भी ऑपरेशनल लेवल पे, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं या क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इनका ही क्राइम एंड, तो जो भी ऑफिसर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टेड होगा, वो किसी भी केस को लेकर रिपोर्ट को करेगा स्टेट पुलिस कमीशन को या सेंट्रल पुलिस कमीशन को बेस्ड ऑन इट्स पोस्टिंग। लेकिन अगर उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करनी होगी, प्रमोशन करना होगा, वो डिफाइंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करेगा, जो कि यूनिफाइड होगा। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी के लिए हम पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी यूनिफाइड होनी चाहिए, जो कि इनको जो भी अगर इनके ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करते हैं, तो ये अथॉरिटी पे आप कंप्लेंट कर सको, कोई भी पब्लिक कंप्लेंट कर सके। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जो कि DSP से अबव लेवल के ऑफिसर्स की इंक्वायरी करे कंप्लेंट के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल DSP से बिलो लेवल के ऑफिसर्स की इंक्वायरी करे। तो सब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब उनको लगेगा कि कोई उनकी कंप्लेंट ना करते, तो आप अकाउंटेबल होंगे पब्लिक के लिए। ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है अभी, जो पुलिस जिस वर्किंग कंडीशन में काम करती है। तो हम कह रहे हैं कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंड किया है कि वन वे टू रिड्यूस दी बर्डन टू, जो मैंने बात की, टू आउटसोर्स सम नॉन कोर पुलिस फंक्शन सच एज ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एंड इशूइंग ऑफ कोर्ट समन्स टू अदर गवर्नमेंट एजेंसीज or private agency. The state government should ensure that the average hours of duty of a police officer do not exceed 8 hours. 8 घंटे से ज़्यादा उनकी ड्यूटी एक्सीड ना हो, क्योंकि बहुत ही उनके वर्किंग जो आवर्स होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं।
ठीक है। पूरे 12-12, 14-14 घंटे उनको काम करना पड़ता है और घर पे भी आते हैं तो कभी भी उनको बुला लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है इलाके में तो उनको बुला लिया जाता है। तो ये ऑब्वियसली इसके ऊपर उनकी वर्किंग आवर्स को फिक्स करना चाहिए ताकि ताकि ये वो लोग अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँ और जो बाकी उनके इंटरेस्ट हैं लाइफ में उसको भी वो परस्यू कर पाए, अदर देन जो पुलिसिंग प्रोफेशन है। जो मैंने 3% की बात की थी, 3% जो अभी एक्सपेंडिचर है, तो हम कह रहे हैं शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 5%, 5% कम से कम आपको बढ़ाना पड़ेगा। बेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, दे शुड बी प्रोवाइडेड मॉडर्नाइज्ड वेपनरी एंड अप्रोप्रिएट स्टॉक ऑफ रिकॉर्ड व्हीकल्स, ठीक है ना। फिलिंग 500,000 वैकेंसीज एंड अवॉइड ह्यूज मैन पावर डेफिशिएंसीज, ऑब्वियसली आपको वैकेंसी सारी फिल करनी पड़ेंगी। 500,000 समझ गए ना आप, 500,000 हो गया आपको 50 लाख, है ना। 500,000 दैट इज मिलियन में हो गया, मिलियन हो गया आपका 10 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख वैकेंसीज है, तो 5 लाख वैकेंसीज को फिल करना है। एडुकेटली इंश्योरेंस कवरेज विल बी प्रोवाइडेड टू पर्सनल अगेंस्ट एन इंजुरी, डिसेबिलिटी और डेथ कोज्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। इंश्योरेंस कवर एडुकेटली होना चाहिए। इसमें हम क्या बात करें, ए पुलिस वेलफेयर बोर्ड मस्ट ऑल्सो बी सेटअप टू एडमिनिस्टर मॉनिटर वेलफेयर मेजर्स फॉर पुलिस इंक्लूडिंग मेडिकल असिस्टेंस, ग्रुप हाउसिंग एंड लीगल एड फॉर ऑफिसर्स फेसिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ग्रुप हाउसिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हाउसिंग एज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी वेलफेयर एंड मोरल ऑफ पुलिस पर्सनल। द नेशनल पुलिस कमीशन जो स्थापना हुई थी हैड रिकमेंडेड फैमिली अकोमोडेशन फॉर ऑल गैजेटेड एंड एज वेल एज नॉन गैजेटेड पर्सनल। तो हम बात करें क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है ना किसी भी इलाके में लगा दी जाती है, आउट स्टेशन, मतलब मान लीजिए आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और आपकी ड्यूटी लगा दी आजमपुर में, तो घर इनको दिया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो नॉन गैजेटेड है, गैजेटेड को दिया जाता है, नॉन गैजेटेड को दिया नहीं जाता। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक ग्रुप हम के लिए एक लॉन्च करनी चाहिए जहाँ पे एक ये कॉलोनी की स्थापना करें जहाँ पे ये सारे पुलिस पर्सनल रहें। तो ग्रुप हाउसिंग होनी चाहिए, उनका मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए। कौन गवर्न करे, एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड की हर स्टेट में स्थापना होनी चाहिए, पुलिस वेलफेयर बोर्ड की, जो हम की बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि आपको एग्जिस्टिंग जो ये मैंने बात की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनके ऊपर अमेंडमेंट्स करने चाहिए। क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए हम किसी एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। एंड इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट पुलिस। एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए फॉर अकाउंटेबल एंड अलर्ट, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड टी फॉर टेक सेवी एंड ट्रेन होनी चाहिए, टेक सेवी होना चाहिए। तो कैसे होगा ये सब स्मार्ट पुलिस हम कैसे करेंगे, जो मैंने बात की कि जो क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग और वो अलग होनी चाहिए, दोनों की विंग्स, लॉ एंड ऑर्डर विंग। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन विंग जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के अंडर में हो और आपकी लॉ एंड ऑर्डर विंग आपकी स्टेट के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड की हमने बात की जो कि हर राज्य में होना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्टैट्यूटरी होना चाहिए, जो सर्विस कंडीशंस को करे, जो यूनिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा प्रोफेशनलिज्म के लिए, उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा पुलिस वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए हर स्टेट के अंदर, ठीक है ना, ताकि जो भी मेजर्स हैं उनके वो लिए जाएं। उसके अलावा जो उनकी आवर्स हैं वो लिमिट किए जाएं और उनके वर्किंग कंडीशंस को कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल कंडीशन करना चाहिए और प्रोफेशनल बनाना चाहिए। भाई 12-12, 14-14 घंटे काम ना करें, बजाय इसके एक लिमिटेड आवर्स होने चाहिए और वो प्रोडक्टिव काम करें उसमें, ठीक है। तो और मैंने क्या बात की थी, ऑब्वियसली आपको वैकेंसीज को एज सुन एज पॉसिबल फिल करना चाहिए। और टेक सेवी यानी कि जो साइबर क्राइम, क्योंकि आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है, तो साइबर ट्रेन होनी चाहिए पुलिस, ताकि साइबर क्राइम को पुलिस टैकल कर सके। ट्रेन होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक मैंने कहा था हाउसिंग होनी चाहिए उनके लिए, गैजेटेड एज वेल एज नॉन गैजेटेड। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है हमारे देश में, जो कि अभी भी पेंडिंग है। और जब तक इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे तब तक पुलिस जो है फ्रेंडली नहीं होगी, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होगी, पुलिस जो है फंक्शनली जो है फ्री नहीं होगी, ऑटोनोमस नहीं होगी और प्रोफेशनल नहीं होगी, अनप्रोफेशनल होगी, करप्टेड होगी और अकाउंटेबल नहीं होगी, नॉन अकाउंटेबल होगी। तो ये सारे इश्यूज तभी एड्रेस होंगे जब ये सारे जो मैंने रिफॉर्म्स की बात की है हो। तो विद दिस आई एंड माई लेक्चर
तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरा लेक्चर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। अगर आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा और आप कोई भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं आप उसको देखें, पढ़ें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपके एग्ज़ाम में आता है तो